हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। पावर डोज की आज ये हमारी 5वीं डोज है। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं आप लोगों के साथ में कि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को अपनी डोज ले लेनी है, क्योंकि टाइम पर डोज नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब हो जाएगी। तो टाइम पर डोज लेना है एंड डेली लेते चलना है, तो डेली मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि डिटेल में चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट एक बार सभी लोग आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी स्कोर कैसी चलने वाली है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 5। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या हमारी लक्ष्य अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करें। और जिनको भी बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए, बुक्स की नोट्स पीडीएफ वगैरह, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लक्ष्य अकेडमी स्टोर का, वो भी विजिट जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल ERP सिस्टम। व्हाट इज ERP सिस्टम? ERP मतलब हो गया हमारा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो इनमें से उसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है हमें ये बताना है। अगर बात करूँ एक बिजनेस के रिगार्डिंग में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सिस्टम में, तो हम उसमें सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट सिस्टम देखना पसंद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, एंड मैनेजमेंट किस तरह से चीज़ों को असिस्ट करती है वो भी देखते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिस्टम ये इसका पार्ट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। बेसिक डिटेल्स में चीज़ों को समझते हैं। तो ERP है क्या हमारा? ERP बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि बिजनेस में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं उनके बिहाफ पर ये यूज़ करती है प्लान ऑफ द रिसोर्स, जो कि प्लानिंग टेकन करने में कि कितनी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे वर्क होना चाहिए, उसके बारे में मतलब बोलते हैं ना, मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ईजिली हेल्प कर सकती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, तो वो हेल्प करती है। एंड अल्टीमेटली इसका जो यूज़ है वो क्या है हमारे पास, कि हमारे बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके बिजनेस की मैक्सिमम इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का इस्तेमाल किया जाए। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट को ध्यान में देना, इफिशिएंसी का मतलब हो गया कॉस्ट को ध्यान देना, एंड इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया विद इन अ टाइम। मतलब बोल सकते हैं कोई भी काम पर्टिकुलर कॉस्ट में खत्म होना चाहिए एंड पर्टिकुलर टाइम पे ही खत्म होना चाहिए, तो वो हमारी इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को दिखलाता है। एंड ERP मॉडल उस चीज़ को अच्छे से इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, preparation of a business plan as a prerequisite to promotion of a business enterprises relates to which one of the following? बात किया जा रहा है जो प्री रिक्वायर्ड होते हैं, पहले से आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रमोशंस के लिए रिगार्डिंग ऑफ बिजनेस, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर असल में है क्या, अगर चीज़ें ध्यान से समझो, अगर आप एक मान लो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें आपको नीड होगी, किस तरह से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड क्या क्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, बट पैसों के अलावा हमें एक बिजनेस आइडिया की भी नीड होती है कि बिजनेस रन कैसे करना है। बिजनेस के रिगार्डिंग में प्रॉपर फैशन होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें आती हैं, किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, किस तरह से चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किस तरह से कौन सी बिजनेस को चलाने के लिए कौन सी टेंटेटिव सिटीज़ वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा प्लेस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर कहाँ मिलेंगे, आपने सपोज़ कोई सिटी में, सपोज़ मान लो कोई ठंडी वाली सिटी है जहाँ पर आपका अभी मान लो ठंडा का टाइम है, आपने वहाँ पर जाकर के टी शर्ट की शॉप खोल ली, आपको क्या लगता है वो टी शर्ट्स वहाँ सेल होंगे? डेफिनेटली नहीं। तो लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें मेजरमेंट करने के बाद एज अ बिजनेस तभी जाकर आप चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बिजनेस सक्सेस हो पाएगी। राइट। अगला, कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद। कैपिटल बजटिंग किससे जुड़ा हुआ है? जब जब भी आपसे कैपिटल बजटिंग बोला जाता है तो दिमाग में क्या क्लिक करती है? कैपिटल बजटिंग होता क्या है? देखो, कैपिटल दो चीज़ें, जो FM जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो FM में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, पैसे को अरेंज करना, मतलब पैसे बिजनेस में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। फर्स्ट थिंग इज कि पैसे कहाँ से आएंगे। सेकंड थिंग इज, ये जो पैसे आए हैं आपके पास, इनको आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे।
इन्वेस्ट कहाँ करोगे, ये सेकंड थिंग। अब इस जो जहाँ भी आपने इसको इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको क्या जनरेट हुआ, प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। तो अब ये प्रॉफिट अल्टीमेटली आप किसको देते हो, शेयर होल्डर्स को। आप क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, जिसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, जिसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो कितना डिविडेंड देंगे और कितना अपने पास रिटेन करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को आपको दो हिस्सों में बांटना होगा, एक तो डिविडेंड और दूसरा हमें अपने पास रिटेन अर्निंग करना होगा। तो ये डिसीजन लेना है कि कितना परसेंट शेयर होल्डर एंड कितना परसेंट जीआर यानी कि रिटेन अर्निंग आपके पास खुद के पास रखना है। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली एफएम इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। तो राइट नाउ कैपिटल बजटिंग के बोलने से अपने आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है। कैपिटल बजटिंग बेसिकली इवैल्यूएटिंग करती है द रिजल्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। मतलब आप ध्यान से देखो तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बारे में खड़ा हूँ जो एक तरह कैपिटल बजटिंग है हमारा। ये क्या है, हमारा कैपिटल बजटिंग हिस्सा है जो कि बताती है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड अल्टीमेटली उससे रिटर्न कितना आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल भी हूँ तो मैं यहाँ चीज़ें एक बार इरेज कर देता हूँ आपके लिए। कैपिटल बजटिंग इज द प्लानिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक प्लानिंग प्रोसेस है जो कि यूज टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखती है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो काम होता है ये कोशिश करती है कि हमें मैक्सिमाइज रिटर्न मिले। अब सपोज ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, आपके सामने 3 प्रोजेक्ट है, किसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है एंड वन ऑफ द मोस्ट नोट किसमें कितना रिटर्न हो रहा है एंड कितना टाइम लेगा ये रिटर्निंग में। तो ये तीनों चीज़ों का एवेल्युएशंस करना इस पर्टिकुलर कैपिटल बजटिंग के हिस्से में आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। किसी एक कंपनी के रिगार्डिंग में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। पहली चीज़ मैं बता दूं कि एक कंपनी के लिए रेसिडेंशियल 2 तरह का होता है, या तो वो रेसिडेंस होगी या तो नॉट रेसिडेंस होगी, बस 2 ही चीज़ें होती है। वो नॉन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अब ऑप्शंस ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अ कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि या तो रेसिडेंस या तो नॉट रेसिडेंस, दूसरा होना ही नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखो, कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, या तो होगा ही नहीं यार, ऐसे ही गलत हो गया हमारा और करेक्ट स्टेटमेंट की बात थी तो ये तो गलत हो गया। कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस विथ परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बोलने ना बोलने से नहीं हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट ये अप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नहीं चलेगी, यहाँ किसकी चलती है, हमारी इनकम टैक्स एक्ट की चलती है। वो बोलेंगे तब होगा, उन्होंने साफ साफ मना ही की हुई है तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है ना। अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस विथ परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी कौन होता है बोलने वाला, इनकी भी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, इनकम टैक्स एक्ट, सिर्फ और सिर्फ यही। और इनके हिसाब से तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि यहाँ कैन नेवर बी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज़ में कहा गया है ऐसा, तो एक कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस 2 पार्ट में मैंने बोला आपको डिफाइन किया गया है, या तो रेसिडेंस या तो नॉट रेसिडेंस। ये अंडर सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया है। तो चीज़ों को एकदम बढ़िया से याद रखना है, क्यों होगा, काहे होगा, कौन कर रहा है वो भी ध्यान देना। जैसे कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी काटा, क्यों काटा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की चलती है जो कि सेक्शन 6(3) में बोला है। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे ही रिलेट करके चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर लीज हैविंग। लेजी हैविंग बोला जा रहा है कि जो सेल एंड लीज बैक होता है वो किसके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले बात आता है सेल एंड लीज बैक होता क्या है। देखो, जब किसी भी बिजनेस में कोई बिजनेस चल रही है, अगर उस बिजनेस के पास प्रॉपर फंड नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो क्या करती हैं, वैसे एसेट्स जो उनका फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा है वो उनको सेल में वो बेच देती है या लीज दे देती है।
ठीक, मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो बेच देती है। एंड उससे जो पैसे जनरेट होते हैं उनका वो इस्तेमाल करती है अपनी बिजनेस में जितने भी जो कैश की कमी है उसको पूरा करने में। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने लिक्विडिटी नहीं बोला, मैंने कैश बोला, ताकि आपको आंसर्स आप खुद भी दिमाग लगा सको, इसीलिए मैंने लिक्विडिटी वर्ड यूज़ नहीं किया। तो अल्टीमेटली सेल एंड लीज बैक का इस्तेमाल क्या है, लिक्विडिटी क्राइसिस जो भी होते हैं उनको पूरा करने में। आप देख सकते हो हमने लिया भी आपके लिए, सेल एंड लीज बैक इज एन एग्रीमेंट वर द यूजर सेल इट ह्यूज फिक्स एसेट, जितनी भी उसके पास जो बड़ी मात्रा में जो फिक्स एसेट होती हैं, ठीक है ना, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बेसिकली उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो सेल एंड कलेक्शन टू फ्यूल अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, और उसको बेच करके वो अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को पूरा करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस अरेंजमेंट इज ओनली सुटेबल फॉर हैंडलिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस हुई है हम उससे कुछ समय के लिए निपटारा मिल जाए। तो मेन पर्पस इसका यही है, इसका पर्पस ये नहीं कि बिजनेस इसी से चलते रहेगी। सो ध्यान देना है कि लिक्विडिटी क्राइसिस को कमी को पूरा करने के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। शिफ्ट हैवी इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट, जो भी हमारे पास फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में रखे पड़े हुए हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा, उनको सेल करो, उनको डिलीवर करो, उनके दूसरे जगह से उनको बेचो, लीज में दे दो, मतलब जो भी चीज़ें करनी है करो, एंड अल्टीमेटली फंड जनरेट करो एंड उनका इस्तेमाल करो। कहाँ पर इस्तेमाल करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी। याद रखेंगे पहली चीज़ तो लिक्विडिटी क्राइसिस को पूरा करने के लिए। सेकेंड थिंग, दूसरा वर्ड आप नाम यूज क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड, ठीक है, याद रखेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो ये थे भैया 5 क्वेश्चंस, 5 में से कितने स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड जिनके भी स्कोर 4+ हैं डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और जिनको भी PDF नोट की रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर को विजिट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।